Hello, my dear students. How are you all? In this session, we are going to discuss the first practice mock for XGMT examination for quantitative aptitude section. Now that XGMT is going to be rescheduled, अभी हमें पता भी नहीं है कि किस डेट पे होगा, whether this will be going to happen on this weekend itself या फिर next weekend होगा, और weekend पे भी Saturday होगा, Sunday होगा, that we have no idea whatsoever. So I am planning to upload some 4 or 5 mocks for QA only. And what you can do, अभी इस सेशन में हम फर्स्ट मॉक के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. यू कैन डायरेक्टली वॉच द सॉल्यूशंस इफ यू वांट, और यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ क्वेश्चंस, जिसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर कर दूंगा. तो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर एज वेल एंड देन प्रैक्टिस देम फर्स्ट एंड देन सॉल्व देम. ठीक है. सो इफ यू आर गोइंग टू डाउनलोड द पीडीएफ, देयर आर 20 क्वेश्चंस and let us say try to solve them 35 minutes. ठीक है, 35 minutes का टाइम लो और try to solve them जितने भी सॉल्व होते हैं. then watch the solutions and also give a feedback कि questions का difficulty level, अगर फर्स्ट स्लॉट में एग्जाम था आपका, ये difficulty level एग्जाम के हिसाब से कैसा था, एग्जाम से एट पार था, थोड़ा ऊपर नीचे था. वैसे भी एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी को सर्टेन तो नहीं कर सकते, और XGMT में ये डिफ़िकल्टी ऊपर नीचे होता भी रहता है. ठीक है, कभी किसी सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कभी टाइमिंग चेंज करेंगे. सो बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन है, बट विल ट्राई कि 4-5 मॉक में या इससे थोड़े और ज़्यादा उतने मॉक्स में विल बी ट्राइंग टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंट विद द डिफिकल्टी लेवल. ठीक है, सो मेक श्योर टू गिव द फीडबैक. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. So you can connect with me on Telegram at ADITYAKT. You can download the mock PDF from group CADZAT MBA. So question number 1 is how many numbers from 1 to 100 are not divisible by 2, 3 or 5? Also comment कि ये question exam में आया था क्या. ठीक है. So how many numbers from 1 to 100 are not divisible by 2, 3 or 5? Not divisible. अब इस क्वेश्चन को करने का पहले तो एक प्रॉपर कन्वेंशनल तरीका देखेंगे, फिर दूसरे तरीके से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके. तो द कन्वेंशनल वे इज कि पहले हम निकालें नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई ऑब्वियसली 1 से 100 तक कितने नंबर्स होंगे डिविजिबल बाई 2? 50 नंबर्स होंगे. 100 by 2, 50 numbers will be divisible by 2. Smallest will be 2 and largest will be 100. Then we'll find out numbers divisible by 3. 3 से divisible numbers कितने होंगे? कैसे करेंगे? अगर हमें जब भी ये देखना है तो 100 को, क्योंकि 1 से 100 तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 100 को डिवाइड करेंगे 3 से और इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 33. यानी कि 33 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल बाई 3 होंगे. स्मॉलेस्ट होगा 3 और लार्जेस्ट होगा 99. इज दैट क्लियर? देन 5 से चेक करेंगे. 5 का क्योंकि 100 मल्टीपल है तो 100 बाई 5 20 आ जाएगा. यानी कि 20 ऐसे नंबर्स होंगे विच विल बी डिविजिबल बाई 5. ओके. सो 2, 3 और 5 की हमें कहानी मिल गई. बट प्रॉब्लम क्या होगा कि कई ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से भी डिविजिबल होंगे और 3 से भी होंगे, तो यानी कि रिपीट केस होगा, मल्टीपल काउंटिंग हो रहा होगा. इजंट इट सो? यू कैन ऑब्जर्व कि 50 + 33 इज 83 + 20 103 आ गया, जबकि टोटल नंबर्स ही 100 है, बिकॉज रिपीट काउंटिंग हो रहा है. तो उस रिपीट काउंटिंग के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 and 3. दोनों से डिविजिबल होंगे. ठीक है. 100 डिवाइड बाई 6, इंटीग्रल पार्ट लेंगे. 16 6 × 96. 16 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, दोनों में काउंट हुए होंगे, तो उनको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली we'll subtract numbers that are divisible by 2 and 5. Those will be numbers divisible by 10. Straight away 10 ऐसे numbers होंगे. And then we'll subtract numbers which are divisible by 3 and 5. 15 से लेकर 90 तक के ऐसे numbers होंगे, 6 ऐसे numbers होंगे. तो we'll subtract these values. यहाँ पे नंबर आया हमारा 103 माइनस दिस इज 26 + 6 32 -32. बट अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी भी इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि जो भी नंबर्स रिपीट हुए उनको हमने इनिशियली ऐड किया और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इफेक्टिवली वो नंबर्स हमने काउंट ही नहीं किए. तो एक बार तो काउंट करना पड़ेगा जो ऐसे कॉमन नंबर्स होंगे, जो नंबर्स हमारे 2, 3 और 5 तीनों से डिविजिबल होंगे, वो इन तीनों केसेस में ऐड हुए और फिर इन तीनों केसेस में सब्ट्रैक्ट हुए.
तो उनको तो एक बार फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा। ओनली दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, 3 एज वेल एज 5, तो उनको ऐड करेंगे। तो नंबर्स डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5, यानी कि 30 से डिविजिबल नंबर्स कितने होंगे? 30, 60, 90, ओनली 3 सच नंबर्स आर देयर, so 3 numbers will be added. So 103 minus 32 plus 3, the answer will be 106 minus 32, that is 74 numbers are divisible by 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3 और 5 से डिविजिबल 74 नंबर्स है। क्वेश्चन हमसे पूछा है नॉट डिविजिबल, तो आवर आंसर इन दिस केस विल बी 100। टोटल नंबर्स है 100 minus 74 and hence 26, आंसर विल बी 26। इज दैट क्लियर? ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अब सेकंड मेथड देखते हैं, क्योंकि इतने लंबे मेथड से तो नहीं करेंगे। अच्छा, इस मेथड का रीजनिंग क्या है? सेट थ्योरी में ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि हम निकाल रहे हैं नंबर्स डिविजिबल बाई 2 और 3 और 5, दैट इज इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C. So this is the formula that we've used effectively. Okay. ठीक है, अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट समझते हैं, जो कि ऐसे केसेस में अप्लाई किया जा सकता है जबकि नंबर्स हमारे 1 से 100 है, 1 से 200 है, इस तरह के केसेस होंगे। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं हम कि 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं? इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ सो दैट प्रॉपर्ली समझ सके। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and that number itself, isn't it so? 2, 3 and 5 are also prime numbers. These are also prime numbers. तो 25 में से अगर हम 2, 3, 5 या 3 प्राइम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने बचे? 22। तो दीज 22 प्राइम नंबर्स, ये तो डिविजिबल नहीं होंगे 2, 3, 5 से, ये तो 2, 3, 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, isn't it so? तो 22 तो पक्का अपने आंसर में आएंगे ये, प्लस 1 है, 1 भी डिविजिबल नहीं है 2, 3, 5 से, तो इस 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? 22 एंड 1, 23 नंबर्स हमारे हो गए, बट अभी सारे नंबर्स काउंट नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे कॉम्पोजिट नंबर्स भी होंगे जो कि 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे कॉम्पोजिट नंबर्स भी होंगे। अब हम इस लॉजिक से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक अगर हम बात करें तो वी नो कि अगर किसी भी नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, सो 100 से छोटा कोई भी नंबर होगा, जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे वी नो 100 इज इक्वल 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर है। तो लेस देन 100 कोई भी नंबर होगा, जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर से ब्रेक करेंगे, सो 1 फैक्टर विल बी लेस देन 10 एंड 1 फैक्टर विल बी ग्रेटर देन 10। इज दैट क्लियर? एक फैक्टर 10 से छोटा होगा, एक 10 से बड़ा होगा। ठीक है, अब 10 से छोटा जो भी फैक्टर होगा, क्योंकि प्राइम अगर हम देखें तो 2, 3, 5, देखो या तो 2 का मल्टीपल होगा या तो 3 होगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 2 से छोटे तो यही नंबर्स बनते हैं हमारे। और 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 3 के मल्टीपल्स हैं 3 एंड 9, और 5 का मल्टीपल है 5, यानी कि ये जो 7 आ रहा है, ठीक है, ये जो 7 आ रहा है, अगर 7 या उसका कोई मल्टीपल होगा तो दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2, 3 और 5 अनलेस दैट इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 और 5, अनलेस 7 के अलावा 2, 3 और 5 का भी मल्टीपल हो। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, बिकॉज इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम इस तरीके को इस मेथड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी कि 7 के कुछ ऐसे मल्टीपल जरूर होंगे विच विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 5, स्टार्टिंग विथ 7 itself। 7 is not divisible by 2, 3 and 5, then 7 into 2 डिविजिबल होगा क्योंकि मल्टीपल है 2 का, 7 into 3 भी मल्टीपल है, 7 into 4 भी मल्टीपल है, 7 into 5 भी मल्टीपल है, बट 7 into 7 that is not a multiple, 49 is not a multiple of 2, 3 or 5. Similarly 7 into 11 that is also not a multiple because 7 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 7 into 13, तो 7, 49, 77 and 91, these are additional 4 numbers, एक सेकेंड, ठीक है, which are not divisible by 2, 3 और 5. Is that clear? ठीक है, और 7 को ऑलरेडी हम प्राइम नंबर्स में जोड़ चुके हैं, ये ध्यान रखना है।
7 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्राइम नंबर्स, तो हमें ये 3 नंबर्स को एडिशनली जोड़ना है. 22 + 1 + 23 दैट इज इक्वल टू 26 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी. इज दैट क्लियर? ठीक है. एंड इफ दैट इज क्लियर नाउ, तो क्वेश्चन कमेंट में आंसर करो कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे 1 से 100 तक विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3, 5 और 7. ठीक है. 2, 3, 5 और 7 से डिविजिबल नहीं होंगे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे, कमेंट में ये चीज आंसर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is saying 3 identical cones with base radius r are placed on their bases so that each is touching the other two. The radius of the circle drawn through their vertices is what? अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि नहीं आया था, कमेंट में बताना. ठीक है. ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज अ प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन. कैट, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, कैट 1993 में ये क्वेश्चन आया था. 3 identical cones with base radius r are placed on their bases so that each is touching the other two. तो डायग्राम कैसा बनेगा? बेस सर्कल होगा कोन का. देयर आर टोटल 3 कोन्स. ओके. एंड so that each is touching the radius of the circle drawn through their vertices. vertices यानी कि जो टॉप पे टिप है, जो कि बिल्कुल सेंटर पे आएगा. तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल थ्रू दीज vertices एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इस सर्कल का रेडियस जो है उसका कोन के बेस के रेडियस से क्या कनेक्शन होगा. विल इट बी स्मॉलर देन आर, इक्वल टू और ग्रेटर देन आर. ओके. तो नाउ ये जो सर्कल हमारा बन रहा है, सेंटर ऑफ दिस सर्कल विल बी समवेयर हियर, इजंट इट सो? इफ वी ड्रॉ द सर्कमफरेंस को सेंटर से मिलाएं, तो दिस मच is the radius of base circles, isn't it so? This is the radius of base circles. और ये जो हमारा complete radius आ रहा है, this is radius of the circle drawn through their vertices. तो क्या clearly दिख नहीं रहा है कि capital R is greater than small r? बस क्वेश्चन खत्म हो गया. ऑप्शन सी will be the answer. Is that clear? Capital R is greater than small r. अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तब फिर हमें चीज़ों को काउंट करना पड़ता, कैलकुलेट करना पड़ता. नाउ दीज 3 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. सेपरेटली बना लेते हैं इनको. तो दीज 3 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? 2r. 2r है डिस्टेंस, इजंट इट सो? ओके. एंड दिस center of the radius of the circle drawn. रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन क्या है? ये जो ड्रॉ हम करेंगे सर्कल, ये ट्राइंगल का सर्कम सर्कल होगा. और सर्कम सर्कल, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होगा? कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर विल बी इक्वल टू साइड का लेंथ, साइड लेंथ डिवाइडेड बाई √3, विच इज 2r डिवाइडेड बाई √3. and 2 by √3 is greater than 1, so this is definitely greater than r. This is definitely greater than r. Is that clear? Okay, next question करते हैं. Question number 3. Find the product of non-zero digits of the smallest 5-digit number which is divisible by all the single-digit prime numbers. Product of non-zero digits of the smallest 5-digit number which is divisible by all the single-digit prime numbers. यानी कि 2 से भी divisible हो, 3 से भी हो, 5, 7, and these are all single digit prime numbers. तो 2, 3, 5 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए. ओके. तो कौन सा ऐसा नंबर होगा 2, 3, 5 और 7 का मल्टीपल हो? दैट विल बी 7 into 5, 35 into 6, 210. इज द मल्टीपल, isn't it so? और हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, यानी कि 210 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा? अगर 10,000 को हम 210 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? या फिर 210 को अगर मल्टीप्लाई कर दें, लेट अस से 50 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, 21 into 5, 105, तो 10,500 आ गया. ओके. हमें स्मॉलेस्ट चाहिए तो इसमें से -420 कर देते हैं. सो आवर नंबर विल बी 10080.
ठीक है, सो स्मॉलेस्ट सच नंबर विल बी 10080. इज दैट क्लियर? अदरवाइज ये भी कर सकते थे कि 10,000 को डिवाइड करते 210 से, 4 टाइम्स जाएगा. ओके, 840, फिर बचा 1600, फिर 7 टाइम्स जाएगा तो 1470, 1470, बचा 130. 130 इज द रिमाइंडर, तो 80 ऐड करेंगे यानी कि 10080 विल बी द नंबर. बट दिस मेथड इज मच बेटर डायरेक्टली उस नंबर तक पहुंचने का. ठीक है, इससे हमारा अप्रॉक्सीमेशन भी बेहतर होता है और नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है. 10080 द स्मॉलेस्ट सच नंबर. क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स यानी कि 1 into 8, तो आंसर विल बी इक्वल टू 8 ओनली. इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. A man can row 10 km per hour in still water when the river is running at a speed of 4.5 km per hour. Then it takes 2 hours in total to row from a place A to B and then to return back at A. यानी कि अपस्ट्रीम जाना है एक बार और एक बार डाउनस्ट्रीम जाना है. टोटल टाइम टेकन इज 2 आवर्स का. वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ए बी इन किलोमीटर्स. स्पीड इज 10 km per hour. स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इज 10 km per hour. रिवर की स्पीड इज 4.5. अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा? अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा हमारा, दैट विल बी u प्लस वी यानी कि 10 सॉरी u माइनस वी 10 माइनस 4.5 एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी 10 प्लस 4.5. ठीक है, तो स्पीड क्या आ गया हमारा 5.5 एंड 14.5. और दोनों केसेस में डिस्टेंस तो सेम है हमारा, डिस्टेंस ए बी ओनली. तो अगर डिस्टेंस सेम है, इन दैट केस स्पीड एंड टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा. स्पीड का रेशियो आ रहा है हमारा 11:29, तो टाइम का रेशियो आएगा 29:11. क्या ये बात समझ पा रहे हो? टोटल आ गया 40 यूनिट्स ऑफ टाइम है और 40 यूनिट्स ऑफ टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स विच इज 120 मिनट्स. 120 मिनट्स, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई हमको, दैट इज इक्वल टू 3 मिनट्स. और हमें डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो किसी भी एक वैल्यू को ले लो. ठीक है, सो 14.5 अगर हमारी स्पीड है तो टाइम टेकन विल बी 11 into 3 यानी कि 33 मिनट्स. तो डिस्टेंस विल बी 14.5 into 33/60 या फिर 30 + 3 है, 30 यानी कि हाफ एन आवर, तो 14.5 into हाफ दैट विल बी 7.25 और फिर 30 + 3 यानी कि इसका भी 10%, सो दैट विल बी 0.725. तो 7.975 किलोमीटर्स विल बी अवर आंसर. क्लोजेस्ट वैल्यू ऑप्शन सी 8, अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स हो गया. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. If 80 liters of milk solution has 56% milk in it, then how much milk should be added to make the milk 80% in the solution? We are adding milk. Already जो हमारे पास solution है, that solution is 56% milk, and we have to make a 80% milk solution. मिल्क में तो 100% मिल्क है, तो एलिगेशन लगा देते हैं 56% और 100% को मिलाया और इफेक्टिवली आवर सॉल्यूशन इज 80%. तो 100 माइनस 80 दैट इज 20 एंड 80 माइनस 56 दैट इज 24, यानी कि रेशियो आ गया 5:6 के रेशियो में मिक्स करना है. ओके, एंड 56% मिल्क सॉल्यूशन है 80 लीटर्स, तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 80 लीटर्स यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 16 लीटर्स. तो 6 यूनिट्स हो जाएगा 6 into 16 यानी कि 96 लीटर्स विल बी आवर आंसर, ऑप्शन ए. Okay. Next question. Question number 6. If the highest common factor of x and y is 15, then expression 36x square minus 81y square and 81y square minus 9x square are divisible by. Highest common factor है x और y का, that is 15. Which implies कि हम लिख सकते हैं, we can write x as equal to 15 times a and we can write y as equal to 15 times b. Isn't it so? ठीक है. Now, if you observe 36x square minus 81y square, तो 9 तो सीधे सीधे कॉमन आ रहा है इसमें. 9 तो वैसे ही कॉमन आ रहा है. This will become 9 into 4x square minus 9y square. Similarly, यहाँ भी 9 कॉमन आ रहा है. 9 into 9y square minus x square. Isn't it so? तो एक चीज तो पक्की है कि हमारा जो नंबर है, दोनों ही नंबर्स 9 के मल्टीपल हैं, तो 9 से तो दोनों ही डिविजिबल होंगे. सिमिलरली दोनों में वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो. इफेक्टिवली एक्स का स्क्वायर भी, एक्स भी 15 का मल्टीपल है एंड वाई इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 15. तो एक्स स्क्वायर एज वेल एज वाई स्क्वायर बोथ विल बी मल्टीपल्स ऑफ 15 का स्क्वायर.
बोथ विल बी मल्टीपल्स ऑफ 15 का स्क्वायर, तो जब डिफरेंस होगा वो भी 15 का स्क्वायर का मल्टीपल होगा, इजंट इट सो? तो डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि दिस विल बी, बोथ ऑफ दीज विल बी डिविजिबल बाय 9 इंटू 15 इंटू 15। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 90 इज नॉट 90 है, 9 इंटू 10, यहाँ पे कहीं पे भी हम इवन होगा ऑड होगा ये सब सिनारियो तो नहीं कह सकते, बट फॉर श्योर 135, 120 के बारे में भी नहीं कह सकते। 135 फॉर श्योर इज 15 इंटू 9, तो सी से तो पक्का डिविजिबल होगा, 15 इंटू 9 से तो जरूर डिविजिबल होगा। सो ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, अदरवाइज फिर वैल्यू पुट करके देखते, यानी कि x की जगह 15a रख देते, y की जगह 15b रख देते, तो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 9 इंटू 15 स्क्वायर और अंदर बचेगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, और सेकेंड एक्सप्रेशन में होगा 9 इंटू 15 स्क्वायर और अंदर बचेगा 9b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। So these will be the expressions. So clearly they are divisible, both are divisible by 9 into 15 square. और बाकी के बारे में फॉर श्योर नहीं कह सकते, निकालने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन होता कुछ और तो फिर सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 4 + 7 + 10 टिल x and the sum is equal to 287. Now this is a clearly a arithmetic progression, AP है। फर्स्ट टर्म इज 1 और नेक्स्ट टर्म इज 4, देन 7, देन 10, तो क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3। सम क्या आ जाएगा? सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें? a और d तो क्लियरली पता है, ठीक है। सो एक तरीका क्या हो सकता है कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, सम आ जाएगा n/2 into 2a, so that is equal to 2 plus n minus 1 times 3, and that is equal to 287. This will become n into 2 plus 3n minus 3, यानी कि 3n minus 1, and that is equal to 2 into 287. So 3n square minus n minus 574 is equal to 0. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो बेटर क्या है कि अगर हम n की वैल्यू इसमें रख के देख लें, कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दें। सो n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 20 रखते हैं तो क्या होगा 20 के लिए? 20 के लिए दिस विल बी 20 इंटू 60 माइनस 1, यानी 20 इंटू 59, वेरी लार्ज वैल्यू। n इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 10 इंटू 29, 290 आएगा, ठीक है, 290 आएगा। 15 रखें तो 15 इंटू 44, 15 पे n इज इक्वल टू 15 पे दिस विल बी 15 इंटू 44, यानी कि 660। n इज इक्वल टू 14, काफ़ी क्लोज पहुंच रहे हैं, तो दिस विल बी 14 इंटू 41, तो यस 14 इंटू 41 इज इक्वल टू 574, यानी कि n इज इक्वल टू 14 ही होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, n इज इक्वल टू 14 ही होगा, और n इज इक्वल टू 14 यानी 14th टर्म x होगा, तो x क्या होगा? 14 टर्म्स हो जाएगा, 14 टर्म हो जाएगा, यानी कि a प्लस 13d, दैट विल बी इक्वल टू 1 + 13 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4040, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। बट इतना हम इस क्वेश्चन में नहीं करते, ठीक है। ये तो हो गया इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड, बट ऑब्जर्व करो 287 को क्या हम कह सकते हैं? दिस इज 7 इंटू 41। 7 तो क्लियरली दिख रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू 41 है, ठीक है। और अगर ये 7 इंटू 41 है तो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 41 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, और तो फैक्टराइज को कर नहीं सकते, और तो इसको फैक्टराइज कर नहीं सकते। तो या तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, इजंट इट सो? तो क्लियरली है या तो n हमारा इक्वल टू 14 होगा या फिर n हमारा इक्वल टू 82 होगा। अब 82 तो हो नहीं सकता, इतने सारे टर्म्स तो होने नहीं, तो क्लियरली n इज इक्वल टू 14 यहाँ पे दिख रहा है हमको, और n इज इक्वल टू 14 दिख रहा है, तो x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। इज दैट क्लियर? सीधे सीधे फैक्टराइज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये सब इतना एफर्ट नहीं करना है, अननेसेसरी एफर्ट इन द एग्जाम कंडीशंस फॉर श्योर बिल्कुल भी नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 8, A can hit a target 3 out of 7 times, B can hit a target 5 out of 9 times, and C can hit a target 1 out of 5 times. So if all of them attempt to hit the target once, what is the probability the target will be hit by at least one of them? कम से कम एक तो पक्का हिट करेगा, ठीक है। A के हिट करने की probability क्या है? Probability of A hitting will be equal to 3/7. Probability of B hitting the target is equal to 5/9.
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग द टारगेट इज इक्वल टू 1/5। और क्वेश्चन आस्क कर रहा है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक तो पक्का हिट करे। ठीक है, सो हम ये निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी कि जबकि तीनों में से कोई भी हिट ना कर पाए, और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर फेवरेबल इवेंट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ना तो ए हिट कर पाए, ना बी हिट कर पाए, और ना ही सी हिट कर पाए, तीनों चीजें एक साथ हो। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट ना कर पाए, दैट विल बी 1 माइनस 3/7 विच इज इक्वल टू 4/7। Probability of B not hitting will be 1 minus 5/9, which is 4/9, and probability of C not hitting will be 1 minus 1/5, which is 4/5. This is 1 minus 4 का cube 64 upon 7 into 9 63 into 5 315. So answer will be 251 upon 315. Option B. Is it clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 9. The expense of a hostel is partly fixed and partly vary with the number of students. Each student pays rupees 780 per month. The profits are rupees 108 per head per month when there are 50 students and rupees 128 when there are 60 students. What is the profit per head when there are 80 students? तो दो केसेस यहाँ, दो चीजें हैं। One thing is कि some part of expense is partly fixed, some part of expense is fixed, and some part is varying with the number of students. Okay, so let us say that fixed part is equal to f, और जो पार्ट वेरी कर रहा है that part is equal to v, यानी कि पर हेड होगा, v पर हेड कॉस्ट होगी जो वेरी करेगा, और f कोई फिक्स्ड अमाउंट होगा, और क्योंकि v पर हेड कॉस्ट है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से, तब हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट। तो f प्लस nv, दिस विल बी अवर टोटल कॉस्ट। इज दिस क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर? पहला इक्वेशन क्या बनेगा? फर्स्ट केस में क्या है, हर एक स्टूडेंट पे कर रहा है रुपीज 780, ये तो पक्की बात है। ठीक है, और फर्स्ट केस में आ रहा है हमारा कि व्हेन देयर आर 50 स्टूडेंट्स प्रॉफिट आर रुपीज 108 पर हेड। तो 108 पर हेड अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट विल बी 780 माइनस 108 पर हेड, इजंट इट सो? और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50, तो टोटल कॉस्ट आ गया f प्लस 50v, एंड दैट इज इक्वल टू 50 इंटू कितना कॉस्ट है 780 माइनस 108, सो दैट इज इक्वल टू 672, 50 इंटू 672, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में क्या है, f प्लस 60 भी हो जाएगा टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट क्या आएगा 128 प्रॉफिट है, यानी कि 780 माइनस 128, तो दैट विल बी 20 और लेस कर दोगे तो दैट विल बी 60 इंटू 652, दैट इज अवर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन बन गई हमारी। इज दैट मच क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन में से इफ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन तो फिक्स्ड वाला पोर्शन तो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो 60v माइनस 50v विल बी इक्वल टू 10v, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 652 माइनस 50 इंटू 672। अब 672 को हम लिख देंगे 652 प्लस 20। क्यों लिखेंगे अभी समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन उससे ईजी हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके और फिर अननेसेसरी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, सो दिस विल बिकम 60 इंटू 652, एक तो 10 से 10 है तो सब 0 0 उड़ा दो। ठीक है, सारे 0 निपटा दो, तो v विल बी इक्वल टू 6 इंटू 652 माइनस 5 इंटू 652। ठीक है, दिस इज 6 इंटू 652 माइनस 5 इंटू 652 माइनस 5 इंटू 20, so this becomes 652 only, or minus 100, so v will be equal to 552. So variable cost per head is 552 rupees, that is for sure. Is that clear? ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई 552, और देन वी नो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो इस वैल्यू को। तो पहली इक्वेशन में अगर करते हैं तो f प्लस 50 इंटू 552 इज इक्वल टू 50 इंटू 672। डिफरेंस कितना आ रहा है, जब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे डिफरेंस इज 120, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 50 इंटू 120 विच इज 6000, विच इज 6000 रुपीज। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉफिट पर हेड व्हेन देयर आर 80 स्टूडेंट्स। तो जब 80 स्टूडेंट्स होंगे कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 80v एंड दिस डिवाइडेड बाई 80, दिस डिवाइड बाई 80। ठीक है, सो पूरी वैल्यू निकालनी नहीं है कॉस्ट की। f बाई 80 क्या होगा? 6000 बाई 80 होगा, 6000 बाई 80, और v की वैल्यू हमें पता ही है 80v बाई 80, दैट विल बी इक्वल टू v इज 552, दिस वैल्यू इज 75, दिस इज 75, 75 प्लस 552, so this will be
627 रुपीज पर हेड विल बी द कॉस्ट इफेक्टिवली, और टोटल 780 है, टोटल इज 780, ठीक है, जितना हर एक स्टूडेंट पे करता है, कॉस्ट आ रहा है 627, तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 780 minus 627 and hence equal to 153 rupees. Option C. Is that clear? ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ओके, बट ये कितना लंबा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? क्या कोई शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता? क्यों करेंगे इतने लंबे तरीके से? तो शॉर्ट तरीका समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो हो क्या रहा है, कुछ पार्ट तो हमारा फिक्स है, ये पक्की बात है, कुछ पार्ट है जो कि वेरी कर रहा है। हर एक स्टूडेंट पे कर रहा है ₹780। प्रॉफिट पहले केस में आ रहा है, फर्स्ट केस में जबकि 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो प्रॉफिट आ रहा है 108। सेकेंड केस में जबकि 60 स्टूडेंट्स हैं, तब प्रॉफिट आ रहा है हमारा 128। ओके, ठीक है, ये प्रॉफिट वेरी क्यों कर रहा है? थिंक अबाउट इट कि ये प्रॉफिट वेरी क्यों कर रहा है। प्रॉफिट हमारा पहले केस में 108 क्यों आ रहा है, दूसरे केस में 128 क्यों आ रहा है? प्रॉफिट इसलिए वेरी कर रहा है बिकॉज जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो जितने ज्यादा स्टूडेंट में बटेगा उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड है का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट तो पर हेड फिक्स्ड है ना, कि हर बंदे को 52 रुपीज जो है वो तो वेरिएबल कॉस्ट में जा ही रहा है पर हेड, इजंट इट सो? ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा ये तो नहीं बदल रहा, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 0 हो, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, कितने भी स्टूडेंट्स हो, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं चेंज हो रहा, इजंट इट सो? तो ये फिक्स्ड कॉस्ट जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रॉफिट इसीलिए इंक्रीज करेगा। जितने ज्यादा नंबर इंक्रीज करेगा हमारा उतना प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा नंबर डिक्रीज करेगा उतना ये प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। क्या इतनी सी बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर ये बात समझ पा रहे हो तो हमें दो चीजें गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब 50 हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 108 का, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब 60 हैं प्रॉफिट हो रहा है 128 का, यानी कि प्रॉफिट हमारा 20 से इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट हमारा 20 से इंक्रीज कर रहा है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर का रेशियो क्या है 5:6, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू इफेक्टिवली जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n होंगे हमारे तो पर हेड जो कॉस्ट आएगा तो f/n ही तो होगा, या f इज इक्वल टू n इंटू पर हेड कॉस्ट, पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर इतनी सी बात समझ ली तो अब ये ऐसा ही तो फॉर्मूला बन गया जैसे कि a इंटू बी इज इक्वल टू सी, जो बार बार हम फॉर्मूला देखते हैं, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखें, टाइम एंड वर्क में देखें, या फिर परसेंटेज में देखें, कहीं पे भी देखें। ठीक है, सो क्लियरली अगर हमारा जो n का रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 5:6 आ रहा है, तो पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट का रेशियो क्या होगा, दैट विल बी 6:5। पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट का रेशियो आएगा 6:5, ठीक, इसका ऑपोजिट रेशियो होगा जैसे भी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट का रेशियो 6:5 आ गया, और हमें पता है कि प्रॉफिट हमारा 20 से इंक्रीज कर रहा है, यानी पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट 20 से डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि उसी की वजह से तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये जो डिफरेंस है 1 यूनिट का, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज। और अगर 1 यूनिट का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज, तो यहाँ से 5 यूनिट आ जाएगा 100 रुपीज, 5 इंटू 20 100 रुपीज आ गया, और 5 यूनिट तब आ रहा है जबकि 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स के लिए पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट इज 100 रुपीज, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 600, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इक्वल टू 6000, 60 इंटू 100 6000 रुपीज, इजंट इट सो? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया हमारा 6000 रुपीज, एफ इज इक्वल टू 6000। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 हो जाएंगे तो पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 6000 अपॉन 80, यानी कि 75 रुपीज। उस केस में हमारा जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 75 रुपीज, इज दैट क्लियर? ओके, तो पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 100 रुपीज आ रहा है 60 स्टूडेंट्स के लिए, और 75 आ रहा है 80 स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 25 रुपीज से पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, और जितने से पर हेड फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होगा उतने ही से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो आंसर विल बी 128 प्लस 25, 128 प्लस 25। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो लंबा तरीका तो बता ही दिया है, उससे सॉल्व कर लोगे, बट इस तरीके को समझना जरूरी है। एक बार फिर से रिवाइंड करो, फिर से इसको समझो और जरूर अप्लाई करो। ठीक है, सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा वहां पे ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करते ही हैं, हर एक अरिथमेटिक में बार बार यूज होता है, तो इस छोटी सी बात को समझना है और समझने की कोशिश करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, we have to find the value of x if it is given that log of 1/5
प्लस 1/12 प्लस 1/21 प्लस 1/32 प्लस 1/45 इनफाइनाइट टाइम्स का होल स्क्वायर ऑन द बेस x इज इक्वल टू 2। ओके, सो एक चीज़ तो हमें क्लियरली पता है, जो पावर में 2 आ रहा है, ठीक है, ये अल्टीमेटली ये तो बाहर आ जाएगा इधर पे, ठीक है। इस पूरे को अगर हम लिख दें, लेट अस से हमने लिख दिया y, तो कैन वी से दैट दिस वैल्यू विल बिकम 2 टाइम्स log ऑफ y ऑन द बेस x एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें मिल गया log ऑफ y ऑन द बेस x इज इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर है? तो y को सॉल्व करते हैं कि y एग्जैक्टली आ क्या रहा है, क्योंकि इफेक्टिवली यहाँ से हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू y, नथिंग एल्स। जो भी वैल्यू हमारी y की आ जाएगी वही x हो जाएगा, इजंट इट सो? ठीक है, सो 1/5 प्लस 1/12, व्हाट वी कैन राइट, 1/5 को लिख सकते हैं 1/1 इंटू 5, 1/12 है अगेन, क्योंकि 1 और 5 के बीच का गैप 4 का है, तो 1/12 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 6, प्लस 1/21 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 7, एंड सिमिलरली 1/4 इंटू 8 प्लस 1/5 इंटू 9। अब पैटर्न क्लियर है, तो नेक्स्ट होगा 1/6 इंटू 10, नेक्स्ट होगा 1/7 इंटू 11 एंड सो ऑन। ठीक है, और कभी भी अगर ऐसे नंबर्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें गिवन है 1/3 इंटू 6, ओके, सो 1/3 इंटू 6 को लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/6। गैप कितना है? 3 का गैप है, और क्योंकि न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस से है 1/5 इंटू 11, ओके, सो वी कैन राइट दिस एज गैप है 6 का, तो 1/6 इंटू 1/5 माइनस 1/11। इज दैट क्लियर? अगर 1/5 इंटू 11 की जगह 2/5 इंटू 11 होता तो 1/6 की बजाय 2/6 आ जाता, यानी 1/3 हो जाता। इज दैट क्लियर? तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1/4 को कॉमन ले लेंगे बाहर, क्योंकि सबके बीच में गैप 4 का है, अंदर बच जाएगा 1 माइनस 1/5 प्लस 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/5 माइनस 1/9 प्लस 1/6 माइनस 1/10 प्लस 1/7 माइनस 1/11 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स है, ये तो खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, क्लियर है? अब ये तो पता है, देखो 1/5 जो माइनस में आ रहा है, ये कुछ टर्म्स के बाद में प्लस में भी आ रहा है, ऐड भी हो रहा है, इजंट इट सो? तो ये 1/5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1/5 प्लस 1/5। सिमिलरली माइनस 1/6 और प्लस 1/6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली माइनस 1/7 एंड प्लस 1/7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरह से फिर माइनस 1/8 माइनस 1/9 माइनस 1/10 माइनस 1/11, बिकॉज इनफाइनाइट टर्म्स है, तो आगे जाके ये भी कैंसिल होने वाले हैं। क्या नहीं कैंसिल होगा वो मैटर करेगा, और कैंसिल नहीं होगा 1, कैंसिल नहीं होगा 1/2, कैंसिल नहीं होगा 1/3, और कैंसिल नहीं होगा 1/4, इसके बाद में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 को बाहर रखते हैं, यहाँ पे एलसीएम 1 2 3 4 का एलसीएम विल बी 12, दिस विल बी 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो दिस इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 इंटू 4 यानी 48, और ऊपर आ जाएगा 12 प्लस 6 18 प्लस 7 25/48। तो y इज इक्वल टू 25/48, सो x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 25/48 ओनली, ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CATZAT-MBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, वी ऑल नो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 यार क्यूब, तो वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब। 3 solid spheres of a radius 1.5 meters, 2 meters and 2.5 meters are melted and formed into a new solid sphere. You have to find the diameter of the new sphere. तो 3 solid spheres का हमें रेडियस दिया है, ओके, सो अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम मेल्ट करके एक नया स्फेयर फॉर्म करेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज्ड, इजंट इट सो? वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम होगा, तो वॉल्यूम को सेम करते हैं, ओके, वॉल्यूम को सेम करते हैं, तो फर्स्ट वाले स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल बी 4/3 पाई r1 क्यूब, एंड r1 इज 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब। सेकेंड स्फेयर का होगा 4/3 पाई r2 क्यूब, विच इज अल्टीमेटली 2 लिखा है बट 3/2 2 एंड 5/2, 2 को लिख दो 4/2 का होल क्यूब, तो दैट चीज़ें कॉमन मिले हमको। नेक्स्ट हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 5/2 का होल क्यूब, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल R का होल क्यूब। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर, ओके। 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में कॉमन आ रहा है, बच जाएगा हमारा सिर्फ
3 क्यूब बाई 8, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 8 एंड दैट इज इक्वल टू आर क्यूब. ओके, 3 क्यूब इज कितना? 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125 डिवाइड बाई 8. 27 प्लस 64 दिस इज 91 प्लस 125 यानी कि 216 बाई 8. तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट 216 बाई 8 कितना होगा? दिस इज 36. तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, 6 कहाँ 36 आ रहा है, एक सेकेंड, तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 3 मीटर्स. ओके, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 मीटर्स. क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है डायमीटर. तो थोड़ा सा ट्रैप क्वेश्चन है. ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा इसका, ऑप्शन डी आंसर होगा. आंसर विल बी इक्वल टू 6 मीटर्स. इज दैट क्लियर? ठीक है. बट जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो और हमें स्फेयर से हम स्फेयर ही बना रहे हैं, ठीक है, सो 4/3 पाई को अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है. अननेसेसरली इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है. हमें पता है कि कैपिटल आर क्यूब विल बी इक्वल टू स्ट्रेट अवे 3/2 का होल क्यूब प्लस 4/2 का होल क्यूब प्लस 5/2 का होल क्यूब. ठीक है, क्योंकि 4/3 पाई दोनों साइड में आने वाला है और वो कैंसिल होने वाला है. ठीक है, क्लियर है? तो अपनी इक्वेशन को जितना आसान रखो उतना बेटर है. बट ये समझना जरूरी है, बिकॉज किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि मेल्ट कर रहे होगे कोन्स को, या फिर मेल्ट कर रहे होंगे सिलेंडर को, या फिर बना रहे होंगे एक सिलेंडर. ठीक है, सो ये दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए. बट जितना कम से कम हम लिखेंगे, जितना ज़्यादा सारी चीज़ों को समझेंगे, उतना ही हमारा स्पीड इंप्रूव होगा, उतना ही हमारा एक्यूरेसी भी बेटर होगा. बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा तो समझ तो बेहतर होनी ही होनी है. इजंट इट सो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड टिंटेड सच दैट ऑल द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर? टिंटेड में कितने वॉवल्स हैं हमारे? आई एंड ई, देयर आर 2 वॉवल्स, टोटल 6 लेटर्स हैं. और वॉवल्स को साथ में नहीं रखना है, इनको जुदा जुदा रखना है, अलग अलग रखना है. ठीक है, अलग रहेंगे ये. तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे उनको जिनको कि साथ में रख सकते हैं, या जो साथ में हो तो प्रॉब्लम नहीं है. 2 आर कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स हैं टी एंड टी डी, टोटल 4 कॉन्सोनेंट्स आर देयर. तो फर्स्ट वील अरेंज दोज 4 कॉन्सोनेंट्स टी एंड टी डी. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा 4 फैक्टोरियल. एंड सिंस देयर आर 2 t's तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. दिस विल बी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स. ओके, नाउ कॉन्सोनेंट्स हैव बीन अरेंज्ड. अब बात आती है वॉवल्स को रखने की. वॉवल्स को साथ में नहीं रख सकते, तो अब गैप में कहीं पे रखना पड़ेगा उनको. देयर आर टोटल कितने गैप्स? 2 गैप्स हैं हमारे एंड पॉइंट्स पे और 3 गैप्स हैं इन द मिडिल. टोटल 5 गैप्स आर देयर, बट वॉवल्स 2 हैं. बहुत नाइंसाफी है. तो 5 में से 2 ही जगह फिलअप कर सकते हैं. पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा उनको. तो 5C2 से वील सेलेक्ट दोज 2 प्लेसेस जहाँ पे कि हमको वॉवल्स को रखना है. दोनों डिफरेंट वॉवल्स हैं, अरेंज होंगे. तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल विल बी आवर आंसर. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स. टोटल आ गया 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 into 10 into 2, so that is 240, 240 is our answer. Option B. Is that clear? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. A, B, C are 3 points such that AB is equal to 9 centimeter, BC is equal to 11 centimeter and AC is equal to 20 centimeter. Number of circles passing through points A, B and C कितने होंगे? नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी. अगर ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, इफ ए बी सी विल बी अ ट्रायंगल, और हमें नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू देखने, तो एक ही सर्कल पास होगा, सर्कम सर्कल होगा, जो कि ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होगा. ये तब होगा जबकि ए बी सी एक ट्रायंगल बनेगा. इजंट इट सो? और ए बी सी ट्रायंगल हमेशा बनेगा ही बनेगा. सिर्फ तब नहीं बनेगा, कब नहीं बनेगा? अनलेस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, एक ही लाइन में हो. जब एक लाइन में होंगे तब वो ट्रायंगल नहीं बनेगा. और अगर कोलिनियर है तो फिर यहां पे क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 20, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, विच इंप्लाइज दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर. और अगर कोलिनियर है तब तो फिर 3 पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन. और अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो तीनों से होके एक भी सर्कल नहीं जा सकता. देयर विल बी नो सर्कल व्हाटसोएवर. ऑप्शन डी 0 विल बी द आंसर. अदरवाइज 1 आंसर होता है. ठीक है, या तो आंसर 0 आएगा जब कोलिनियर होंगे, जब कोलिनियर नहीं होंगे यानी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा 1. इज इट क्लियर? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
On a particular day of a trade fair, 35,000 visitors had visited the fair. The amount collected at the entrance counter was rupees 9,50,000. The entrance fee was at the rate of rupees 40 for an adult and rupees 20 for a child. If 10% of the visitors had used free passes, number of children who visited the fair is how much? 10% विजिटर्स ने तो फ्री पास यूज किया, यानी कि उन्होंने कोई भी कॉस्ट पे नहीं किया है. तो इफेक्टिवली जितना भी ये अमाउंट कलेक्ट हुआ है, अमाउंट कलेक्टेड इज बिकॉज ऑफ 90% ऑफ द विजिटर्स, बिकॉज ऑफ 90% ऑफ द विजिटर्स. ठीक है. इस क्वेश्चन में हालांकि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी कि स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए था ये जो फ्री पास यूज़ किया है सारे के सारे एडल्ट्स हैं या ये कौन है क्या है, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्री पास जिन्होंने यूज़ किया है उसमें से भी कुछ चाइल्ड हो. ठीक है. एनीवे, सो वील एज्यूम कि जो भी 10% विजिटर्स हैं जिन्होंने कि फ्री पास यूज़ किया है दे आर नॉट चिल्ड्रन. ठीक है, दे आर नॉट चिल्ड्रन बिकॉज ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वो चिल्ड्रन हो सकते हैं. एनीवे, तो 35,000 टोटल है. 10% ने तो फ्री में फ्री लोडर्स हैं, इन्होंने कोई भी पैसा पे नहीं किया है, तो बचे कितने 90%, और कितना होगा 3,50,000 माइनस 3,500, so that will be 3,1500. Okay, and they've paid total 9,50,000. 2 0 तो उड़ा दिया, तो 315 have paid total 9,500. भी और सिंपल हो जाएगा, 5 से काटेंगे, this will be 63, this will be 1900. तो 63 have paid 1900. ठीक है. तो एवरेज अमाउंट यहां से निकल आएगा. एलिगेशन यूज कर सकते हैं. वी नो दैट एवरी एडल्ट हैज पेड रुपीज 40, एवरी चाइल्ड हैज पेड रुपीज 20, और एवरेज आ रहा है हमारा 1900 डिवाइड बाय 63. क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारी वैल्यूज को 63 से. ठीक है, सबको 63 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारी वैल्यूज इंटीजर में आ जाए. तो दिस विल बिकम 63 into 40 which is 240, 2520. दिस विल बिकम हाफ ऑफ दैट 1260. डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो 1900 माइनस 1260 दैट विल बी 640 एंड दिस विल बी 620. यानी रेशियो आ रहा है एडल्ट और चिल्ड्रन का, दैट इज 32:31. ओके, 32:31 का रेशियो आ रहा है, isn't it so? और हमने इसको डिवाइड कितने से किया है जब यहाँ पे पहुंचे, तो डिवाइड किया था हमने 100 और 5, यानी 500 से डिवाइड किया था. डिवाइड बाय 500 किया था तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा चिल्ड्रन विल बी 31 into 500. और या फिर रेशियो के हिसाब से देख लोगे कि 31500 मल्टीप्लाइड बाई 31 अपॉन 63, दैट विल बी नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, तो 63 से 500 टाइम्स जाएगा, 500 into 31 दैट विल बी 15,500. ओके, ऑप्शन बी 15,500 children will be there. Is it clear? Okay, next question करते हैं. Question number 15. A circle touches all four sides of a quadrilateral ABCD. If AB is equal to 18 centimeter, BC is equal to 21 centimeter, and AD is equal to 15 centimeter, then what is the length of CD? What is the length of CD? Okay, so A, B, C and D. AB is equal to 18, not to the scale है. BC is 21 and AD is 15. Okay. Now from point A, ठीक है, if these points are, let us say PQRS, AP and AS are tangents from point A. Tangents from point A to the circle, isn't it so? तो अगर AP और AS हमारी tangents है तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों का साइज इक्वल होगा, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, isn't it so? So if this is equal to A, this will also be equal to A. By the same logic, BP और BQ भी इक्वल होंगे. So if BP is equal to B, so BQ will also be equal to B. Similarly, if CQ is equal to C, this will also be equal to C. And if this is equal to D, this will also be equal to D. अब हम इक्वेशंस बना सकते हैं अपनी. तो फर्स्ट इक्वेशन होगी A plus B is equal to 18, B plus C is equal to 21, then C plus D निकालना है और D plus A is equal to 15. D plus A is equal to 15.
ओके, सो ए प्लस बी और बी प्लस सी गिवन है, और अगर सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सी माइनस ए विल बी इक्वल टू 3, सी माइनस ए विल बी इक्वल टू 3, और हमें सी प्लस डी तो निकालना है, यानी कि ए की जगह सी को रिप्लेस कर देना है। तो व्हाट वी कैन से दैट सी इज इक्वल टू ए प्लस 3, या फिर ए इज इक्वल टू सी माइनस 3, रिप्लेस कर दो d plus a is equal to 15 में, so this will become d plus c minus 3 is equal to 15 and hence d plus c will be equal to 18 centimeter. So अपना cd will be equal to 18 centimeter, option D. Option D. Is it clear? Okay. बट यही चीज़ ऐसे भी समझ सकते थे कि इफ़ वी ऑब्जर्व, सिर्फ इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ए बी को और बी सी को, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फर्क क्या है, बी तो दोनों में कॉमन है, बी इज कॉमन इन बोथ, बट ए बी में देयर इज ए एंड बी सी में देयर इज सी, और ए से ए को जब सी ने रिप्लेस किया है तो हमारा जो टोटल लेंथ है दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 18 टू 21, 18 टू 21 इंक्रीज कर गया है, इज दैट सो? तो सिमिलरली हम कहानी करेंगे ए डी और सी डी में भी, यहाँ पे भी तो ए को सी रिप्लेस कर रहा है तो इंक्रीज कर जाएगा 3 से, यानी 15 से इंक्रीज करके 18 हो जाएगा, तो सी डी विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके, डायरेक्टली बिना इक्वेशंस लिखे हुए भी इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, इजंट इट सो? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टू शिप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड of a lighthouse such that all three of them are collinear. The angle of depression of the two ships from the top of the lighthouse are 30 degrees and 60 degrees. If the ships are, एक सेकेंड, 240 रूट 3 है यहाँ पे, दिस इज 240 रूट 3 meters apart, then find the height of the lighthouse in meters. Okay, there is a lighthouse and then the angle of depression from the top are 30 degrees and 60 degrees. So this is 60 degrees and this is equal to 30 degrees. Okay, we need to find out the height of the lighthouse. Okay, तो since 60 के सामने अगर ये √3 मान लें इसको, if this is equal to √3 units, height is equal to √3 units, तो बेस कितना आ जाएगा? ठीक है, देखो 30 60 90 का अगर ट्रायंगल है, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 30 एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 ओनली, 30 के सामने वाली साइड विल बी स्मॉलेस्ट, तो रेशियो में बात करें, सो इफ दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, 60 के सामने वाला साइड विल बी इक्वल टू √3 यूनिट्स और 90 डिग्री के सामने वाला साइड विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, 2 बार यूज़ करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला साइड, दिस एंगल विल बी 30 डिग्रीज, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दिस 30 के सामने वाला साइड अगर 1 यूनिट है, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट, 60 के सामने वाला साइड विल बी √3। ओके, नाउ 30 के सामने वाला साइड इज √3, तो 60 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्रीज, दिस विल बी 60, 60 के सामने वाला साइड हो जाएगा √3 का √3 टाइम्स, यानी कि √3 इंटू √3, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, so this will be equal to 3 units. टोटल लेंथ हमें गिवन है that 4 units, 1 plus 3 units, 4 units is equal to 240 √3, तो 1 unit is equal to 60 √3, और क्वेश्चन में हमें हाइट निकालनी है विच इज √3 यूनिट्स, तो हाइट हमारा आ जाएगा √3 यूनिट्स यानी कि 60 √3 इंटू √3 विच इज नथिंग बट 180 मीटर्स, 180 मीटर्स, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इफ बोथ ए एंड बी बिलोंग टू द सेट 1 2 3 and 4, then the number of equations of the form ax square plus bx plus 1 is equal to 0 having real roots is equal to what? कितनी ऐसी इक्वेशंस होंगी which will have real roots, और किसी भी क्वाड्रेटिक में रियल रूट्स होने की के लिए क्या चाहिए? The discriminant d should be greater than or equal to 0, discriminant should be greater than or equal to 0, अगर greater than 0 है तो रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट होंगे, if d is greater than 0 तो रियल तो होंगे ही होंगे, साथ में डिफरेंट रूट्स होंगे, एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 तो रियल होंगे बट इक्वल रूट्स होंगे। अब इक्वल डिफरेंस से हमें कोई परेशानी नहीं है, रियल होने चाहिए, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट आएगा b स्क्वायर माइनस 4a c इज इक्वल टू 1, तो b स्क्वायर माइनस 4a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहाँ पे क्या केसेस बन सकते हैं, वी कैन पुट b एज इक्वल टू 1, अगर b इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और a की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तब भी ये नेगेटिव आ जाएगा,
तो यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। b इज इक्वल टू 1 पे देयर विल बी नो सॉल्यूशन व्हाटसोएवर फॉर a, नो सॉल्यूशन फॉर a, बिकॉज a की किसी वैल्यू के लिए दिस विल बी नेगेटिव ओनली। इफ वी पुट b इज इक्वल टू 2, then this becomes 4 minus 4a is greater than or equal to 0. तो फॉर a इज इक्वल टू 1 0 हो जाएगा, बाकी सबके लिए निगेटिव आएगा, तो a इज इक्वल टू 1 विल बी द ओनली सॉल्यूशन, विल बी द ओनली सॉल्यूशन। इज दैट सो? देन b इज इक्वल टू 3 पुट करें, तो दिस विल बिकम 3 का स्क्वायर विच इज 9 minus 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1 तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, a इज इक्वल टू 2 भी सॉल्यूशन होगा, 3 रखते ही नेगेटिव हो जाएगा, 9 minus 12 minus 3 आ जाएगा। सो 1 and 2 विल बी द 2 सॉल्यूशंस फॉर b इज इक्वल टू 3। And lastly b is equal to 4 रखेंगे, so this will become 16 minus 4a is greater than or equal to 0. So this will become a is equal to 1 भी काम करेगा, 2 भी काम करेगा, 3 भी काम करेगा और 4 भी काम करेगा। ओके, सारी वैल्यूज होंगी। टोटल कितने सॉल्यूशन आए हमारे पास? टोटल सॉल्यूशंस आए हैं b इज इक्वल टू 1 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं, 1 + 2 + 4 7 सॉल्यूशंस। आंसर विल बी 7, ऑप्शन बी। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ओके। और अगर क्वेश्चन कहता है रियल एंड डिफरेंट रूट्स, तब क्या आंसर होता है हमारा? उस केस में a इज इक्वल टू 1 भी सॉल्यूशन नहीं होता b इज इक्वल टू 2 के केस में। ठीक है, सिर्फ उस केस में कौन कौन सा सॉल्यूशन होता है हमारे पास? यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं और इस केस में ये 3 सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, यानी कि 5 सॉल्यूशन होता है उस केस में। ओके, अगर रियल एंड डिफरेंट होता है तो 5 विल बी द सॉल्यूशन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इफ 4b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, then value of 8b cube plus 1 upon b cube is what? 4b square is nothing but 2b का whole square plus 1 by b का whole square है 1 upon b square and this is equal to 2. This is equal to 2. ठीक है, तो 2b plus 1 by b का अगर हम होल स्क्वायर करें तो that will become 4b square plus 1 by b square plus 2 into 2b into 1 by b, b into 1 by b तो 1 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4, 4 आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 4। ओके, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2, तो टोटल इफेक्टिवली आ गया 6, एंड इफ दिस इज इक्वल टू 6 तो 2b प्लस 1 अपॉन b क्या आ जाएगा? दैट विल बी प्लस माइनस रूट 6, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ प्लस रूट 6 नहीं होगा, प्लस माइनस रूट 6 होगा, इजंट इट सो? तो 2b प्लस 1 by b हमारा हो जाएगा प्लस माइनस रूट 6। इज दैट क्लियर? ओके, अब क्यूब करेंगे तो एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा अपना, तो 2b प्लस 1 by b का होल क्यूब क्या होगा? दैट विल बी 2b का होल क्यूब विच इज 8b क्यूब प्लस 1 by b का होल क्यूब विच इज 1 by b क्यूब प्लस 3 इंटू 2b इंटू 1 अपॉन b, यानी कि 3 इंटू 2 6 आ गया, और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं, अदरवाइज कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस विल बी 3 इंटू 2b इंटू 1 by b और ब्रैकेट में आएगा 2b प्लस 1 by b। ओके, नाउ दिस विल बिकम नथिंग बट 6 ओनली, और 2b प्लस 1 by b क्या है? प्लस माइनस रूट 6 है। ठीक है, 6 इंटू प्लस माइनस रूट 6 है, इजंट इट सो? या 6 इंटू 2b प्लस 1 by b है। ओके, तो यहां से 8b क्यूब प्लस 1 by b क्यूब क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2b प्लस 1 by b का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 2b प्लस 1 by b, या फिर 2b प्लस 1 by b कॉमन आ गया और 2b प्लस 1 by b का होल स्क्वायर माइनस 6 अंदर आ गया, और 2b प्लस 1 by b चाहे प्लस रूट 6 हो या माइनस रूट 6 हो, दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो क्लियरली आंसर विल बी इक्वल टू 0 ओनली, ऑप्शन ए। ओके, आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन ए 0 ओनली। इज दैट क्लियर? ठीक है, या फिर ऐसे भी सोच सकते थे इसी क्वेश्चन को कि इफ वी कैन से दैट 2b इज इक्वल टू लेट अस से x एंड 1 by b इज इक्वल टू y, 1 by b इज इक्वल टू y, तो x इंटू y क्या आ जाएगा? x इंटू y विल बी इक्वल टू 2। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू xy, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ गया, क्लियर? और हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये तो पोर्शन 0 है, तो टोटल 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है?
ओके, यहाँ पे एक छोटी सी बात जो जरूर याद रखनी है, दैट इज प्लस माइनस रूट 6 करना है, कभी भी सिर्फ प्लस रूट 6 नहीं लेना है, दोनों सॉल्यूशन होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ डिसऑनेस्ट सेलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 50% एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। पहले तो मार्कअप करता है बाय 50% एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट 20% ऑन द मार्क प्राइस। क्या हो गया कुत्तों को, क्या हो गया, कितने पागल हो गए। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट सेलर है दैट मार्कअप हिज गुड्स बाय 50% and then gives a discount of 20% on the mark price. Apart from this, he uses a faulty balance which reads 1 kilogram for 900 grams. So what is his profit percentage? Profit percentage उसका इस केस में क्या होगा? ओके, पहले तो मार्कअप कर रहा है 50% से, यानी कि अगर 2 रुपीज का आइटम है तो 3 का कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। ठीक है, और फिर डिस्काउंट दे रहा है 20%, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 5 के आइटम का प्राइस कर देगा 4। ओके, और लास्टली ही इज यूजिंग अ फॉल्टी बैलेंस सच दैट वो सिर्फ 900 ग्राम तौल के दे बट 1 kg का पैसा ले ले। 900 ग्राम्स तौल के दे रहा है, ठीक है, और पैसा ले रहा है 1 kg का, 1000 ग्राम्स का। इजंट इट सो? ओके, इफेक्टिवली क्या कहानी बनी, तीनों का इफेक्टिव रिजल्ट देख देते हैं। ठीक है, सो 2 × 5 = 10, तो 10 से 1 0 गया और ये 2 0 से 2 0 गए, तो 9 रुपीज़ का आइटम वो 12 का दे रहा है, यानी कि उसका प्रॉफिट हो रहा है 3 यूनिट्स का, और 3 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 9 पे हो रहा है प्रॉफिट, यानी कि 33.33% का। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? या फिर यही बात ऐसे भी समझ सकते थे कि मार्कअप कर रहा है 50% से, यानी कि 1/2 से मार्कअप कर रहा है, तो इफेक्टिवली 3/2 हो जाएगा प्राइस। देन डिस्काउंट दे रहा है 20% का, यानी कि 4/5 हो जाएगा प्राइस इसका। वही सेम चीज़ जो हमने डायरेक्टली लिखी है उसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। और थर्डली वो कर रहा है कि 1 kg की जगह सिर्फ 900 ग्राम्स दे रहा है, यानी कि 900 ग्राम्स का पैसा, सॉरी 900 ग्राम्स का वो कॉस्ट उसको लगेगा और उसको अमाउंट मिलेगा 1 किलोग्राम्स का। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10/9। बाकी कहानी वही आनी है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑडिशन सेलर पे एक प्रॉपर मैंने सेशन पूरा बनाया हुआ है, सो यू कैन चेक दैट इन द प्लेलिस्ट एज वेल। ठीक है, XGMT के एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी डिफिकल्टी लेवल है, स्नैप लेवल के ही आ रहे हैं, तो स्नैप का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में यू कैन चेक आउट दैट एज वेल। ठीक है, LR का भी जो जो भी सेशंस बनाए हुए हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वहाँ से यू कैन चेक आउट, वहाँ पे डिसऑनेस्ट सेलर का भी वीडियो मिल जाएगा, प्रॉपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन डिसऑनेस्ट सेलर पे आ सकते हैं, तो उनका भी एक सेपरेट वीडियो है, यू कैन चेक दैट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड अदर इन अ सेमी सर्कल ऑफ सेम रेडियस, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर इज व्हाट? एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर। पहला वाला तो है सर्कल में इंस्क्राइब किया है, तो अगर सर्कल में इंस्क्राइब किया है तो द डायगोनल ऑफ द सर्कल, सॉरी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। इजंट इट सो? ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। सो इफ डायमीटर इज रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, तो ये तो 2 आ गया। साइड क्या आ जाएगी? साइड विल बी 2/√2, दिस विल बी 2/√2। पाइथागोरस लगा के चेक कर सकते हो, तो दिस विल बी √2 ओनली। तो इफ रेडियस इज इक्वल टू 1, तो साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी √2। ओके, और साइड अगर √2 है तो एरिया क्या आएगा? एरिया विल बी 2 ओनली, तो एरिया ऑफ द फर्स्ट विल बी इक्वल टू 2। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाला इज इन सेमी सर्कल और रेडियस 1 ही है यहाँ पे। नाउ दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर एंड दिस इज द रेडियस, ये तो रेडियस है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो इफ वन साइड ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स, लेट अस से दिस इज इक्वल टू एक्स, तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा? दिस विल बी x/2, सेंटर है, दिस विल बी x/2। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, सो x स्क्वायर प्लस x² बाई 4 विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 5x² बाई 4
will be equal to 1. तो x square will be 4/5. तो x will be equal to square root of 4/5 यानी कि 2/√5. तो साइड लेंथ मिल गया यहाँ पे. सो A2 will be equal to x square which is equal to 4/5. तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी 2:4/5. तो रेशियो आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम 5 into 2 10:4 यानी कि 5:2. ऑप्शन बी will be the answer. Is that clear? Okay. So this is all about the first practice mock. And do comment कि कैसे लगे questions और questions कितने solve हुए तुमसे, कितने बने और level कैसा लगा. और XGMT का जिन्होंने फर्स्ट स्लॉट में एग्जाम दिया था उनको तो क्वांट के क्वेश्चंस उन्होंने फेस किए हैं, तो दे कैन ऑल्सो कमेंट कि जो क्वेश्चन स्टार्ट में हमने 2-3 किए क्या वो एग्जाम में आए थे और सिमिलर लैंग्वेज था. ऑल्सो कि एग्जाम से इसका डिफिकल्टी लेवल का पैरिटी कैसा है. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CAT-MBA. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर. अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना है. अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना है. ओके, बाय.